जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपी प्लस सी एनएम का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो निश्चित ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हम आपके एग्जाम से पहले 200 प्रश्नों को कंप्लीट करवाने वाले हैं। आज की वीडियो में हम 1 से 50 नंबर प्रश्न तक देखेंगे, तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आपसे सही हुए। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि भारत में मातृ मृत्यु अनुपात की गणना किस आयु वर्ग पर आधारित होती है? 10 से 45, 15 से 49, 18 से 40 या फिर 21 से 49 वर्ष। तो आपको बताना है कि भारत में मातृ मृत्यु अनुपात, जिसको आप एमएमआर कहते हैं, कि गणना किस आयु वर्ग पर आधारित होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 से 49 वर्ष। क्या होगा राइट आंसर? तो 15 से 49 वर्ष जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, एएनसी के दौरान एचवी की न्यूनतम सामान्य सीमा कितनी मानी जाती है? 9 ग्राम प्रति डेल, 10 ग्राम प्रति डेल, 11 ग्राम प्रति डेल या फिर 12 ग्राम प्रति डेल। तो आप बताएंगे कि एएनसी के दौरान एचवी की न्यूनतम सामान्य सीमा कितनी मानी जाती है। राइट आंसर इसका होने वाला है 11 ग्राम प्रति डेल। कितना हो जाएगा? तो 11 ग्राम प्रति डेल याद रखेंगे। और आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो वीडियो तो देख लेते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर हम आपके लिए इतने मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर जो है प्रयास कर सके। तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। आज की वीडियो में हम 50 प्रश्न तक देखेंगे। ये जो पीडीएफ है 200 प्रश्नों की है। कितने की है? तो 200 की है। 50-50 करके 4 वीडियो में हम ये कंप्लीट करवा देंगे। तो आज आपको 50 मिलेगा, फिर कल की वीडियो में 50 से 100, फिर अगले दिन जो मिलेगा 100 से 150। तो इस प्रकार आप डेली जुड़िए और इन 200 प्रश्नों को कंप्लीट करके चले जाइए। निश्चित ही आपको बहुत ही फायदा होगा। नवजात शिशु में विटामिन के इंजेक्शन देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? संक्रमण रोकना, पीलिया रोकना, रक्तस्राव रोकना, प्रतिरक्षा बढ़ाना। तो नवजात शिशु में विटामिन के इंजेक्शन देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य रक्तस्राव को रोकना। क्या हो जाएगा? रक्तस्राव को रोकना। विटामिन की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। तो यही राइट आंसर हो जाएगा कि रक्तस्राव को रोकना। अगला है, आईएफए टैबलेट में आयरन की मात्रा कितनी होती है? 60 mg, 100 mg, 30 mg, 45 mg। तो आईएफए टैबलेट में आयरन की मात्रा कितनी होती है? आईएफए टैबलेट में आयरन की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखेंगे 60 mg। कितनी? सही उत्तर हो जाएगा 60 mg, जरूर याद रखेंगे। 5वां प्रश्न है, गर्भावस्था में टीटी का दूसरा डोज कब दिया जाता है? 1 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद, 4 सप्ताह बाद या फिर 6 सप्ताह बाद। तो गर्भावस्था में टीटी का दूसरा डोज कब दिया जाता है? तो गर्भावस्था में टीटी का दूसरा डोज दिया जाता है 4 सप्ताह बाद। कब दिया जाता है? तो 4 सप्ताह बाद, जरूर याद रखेंगे। पूर्ण टीकाकरण में कौन सा टीका शामिल नहीं है? बीसीजी, ओपीवी, एमआर या फिर जेई। तो पूर्ण टीकाकरण में कौन सा टीका शामिल नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्या होगा? तो जेई होगा। क्या? तो जेई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर लें। बस वहां पर 1000 प्रश्नों की पीडीएफ अपलोड होने वाली, उनका रिवीजन जरूर करते रहना है। तो टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं की है तो ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, या फिर आप टेलीग्राम पर जाइएगा और सर्च करिए फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। तो शिशु का सामान्य श्वसन दर प्रति मिनट क्या है? 20 से 30, 25 से 40, 30 से 60 या फिर 40 से 70। तो शिशु का सामान्य श्वसन दर प्रति मिनट क्या है? शिशु का सामान्य श्वसन दर प्रति मिनट क्या है? याद रखेंगे। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 30 से 60 होगा। कितना होगा? तो 30 से 60। नेक्स्ट है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी का संकेत कौन सा है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी का संकेत कौन सा है? इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन होगा। बीपी जो है 140 से 90 अगर है तो क्या है? तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी का संकेत कौन सा है? सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, जरूर याद रखें। बीपी 140/90 हो जाएगा, याद रखेंगे, जरूर गलती नहीं करेंगे। अगला है, प्रसव के बाद गर्भाशय का संकुचन बढ़ाने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन। प्रसव के बाद गर्भाशय का संकुचन बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है?
प्रसव के बाद गर्भाशय का संकुचन बढ़ाने वाला हार्मोन हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। प्रसव के बाद गर्भाशय का संकुचन बढ़ाने वाला हार्मोन हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, जरूर याद रखेंगे। अगला है, शिशु में जन्म के तुरंत बाद सबसे पहले क्या किया जाता है? स्नान, वजन, वायु मार्ग साफ, टीकाकरण। तो शिशु में जन्म के तुरंत बाद सबसे पहले क्या किया जाता है? शिशु में जन्म के तुरंत बाद सबसे पहले क्या किया जाता है? तो वायु मार्ग साफ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, ओआरएस में ग्लूकोज का मुख्य कार्य क्या है? स्वाद, ऊर्जा, सोडियम अवशोषण, संक्रमण रोकना। तो ओआरएस में ग्लूकोज का मुख्य कार्य क्या है? ओआरएस में ग्लूकोज का मुख्य कार्य क्या है? याद रखेंगे, सोडियम अवशोषण हो जाएगा सही उत्तर। ओआरएस में ग्लूकोज का मुख्य कार्य क्या है? तो सोडियम अवशोषण राइट आंसर होगा। एनीमिया का सबसे सामान्य कारण क्या है? विटामिन ए, आयरन की कमी, कैल्शियम, आयोडीन। तो एनीमिया का सबसे सामान्य कारण क्या है? सही उत्तर हो जाएगा आयरन की कमी। एनीमिया का सबसे सामान्य कारण क्या है? सही उत्तर होगा आयरन की कमी। WHO के अनुसार नवजात की परिभाषा है 0 से 14 दिन, 0 से 21 दिन, 0 से 28 दिन, 0 से 30 दिन। तो WHO के अनुसार नवजात की परिभाषा क्या हो जाएगा? WHO के अनुसार नवजात की परिभाषा क्या है? सही उत्तर हो जाएगा 0 से 28 दिन। कितना? तो 0 से 28 दिन। अगला है, कुपोषण मापने के लिए एमओएसी टेप का प्रयोग किस आयु में होता है? 0 से 6 माह, 6 से 59 माह, 5 से 10 वर्ष, 10 से 15 वर्ष। तो बताएंगे आप कि कुपोषण मापने के लिए एमओएसी टेप का प्रयोग किस आयु में होता है? किस आयु में होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 6 से 59 माह हो जाएगा। कितना? तो 6 से 59 माह। अगला है, आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है? मुफ्त दवा, बीमा, सुरक्षा, पोषण, टीकाकरण। तो आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या हो जाएगा? आयुष्मान भारत योजना का जो उद्देश्य है, ये सही उत्तर हो जाएगा बीमा, सुरक्षा। क्या? तो राइट आंसर होगा बीमा, सुरक्षा। प्रसव के तीसरे चरण में मुख्य खतरा क्या है? शॉर्ट, पीपीएच, सेप्सिस, एनीमिया। प्रसव के तीसरे चरण में मुख्य खतरा क्या है? प्रसव के तीसरे चरण में मुख्य खतरा क्या है? सही उत्तर हो जाएगा पीपीएच। क्या होगा राइट आंसर? पीपीएच याद रखेंगे। कौन सा टीका जन्म के 24 घंटे अंदर दिया जाता है? डीपीटी, एमआर, बीसीजी, जेई। कौन सा टीका जन्म के 24 घंटे के अंदर दिया जाता है? कौन सा टीका दिया जाता है? तो याद रखेंगे बीसीजी का टीका। कौन सा टीका जन्म के 24 घंटे के अंदर दिया जाता है? तो बीसीजी का टीका जरूर याद रखेंगे। गर्भावस्था में फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है? एनीमिया, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, बौनापन, पीलिया। तो गर्भावस्था में फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है? गर्भावस्था में फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है? तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाएगा। क्या? तो गर्भावस्था में फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है? तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा, जरूर याद रखेंगे। अगला है, शिशु को केवल स्तनपान कितने माह तक दिया जाना चाहिए? 3, 4, 5 या फिर 6। तो शिशु को केवल स्तनपान कितने महीने तक दिया जाना चाहिए? सही उत्तर इसका हो जाएगा, कई बार हमने बताया है, राइट आंसर होगा, आसान भी है, तो 6 वर्ष। कितना? तो 6 वर्ष राइट आंसर होगा। कितना? तो 6 वर्ष। अगला है, कितना? तो 6 महीने होगा, वर्ष नहीं, सॉरी। अगला है, आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति किस अनुपात में होती है? आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति किस अनुपात में होती है? 1:500, 1:1000, 1:2000 या फिर 1:5000। तो बताएंगे आपकी आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति किस अनुपात में होती है? आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति होती है 1:1। कितना? तो 1000 हो जाएगा। 1 रेशियो कितना? तो 1000 इसका राइट आंसर होगा, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में बीपी मापने की सही स्थिति? खड़ी, लेटे, बैठे, झुके। तो गर्भावस्था में बीपी मापने की सही स्थिति क्या है? सही उत्तर हो जाएगा बैठ कर। क्या? तो बैठे, सही उत्तर होगा बैठे। अगला है, टीबी के निदान की प्राथमिक जांच एक्सरे, पॉन्टॉक्स, स्पुटम टेस्ट या फिर CVNET। तो बताएंगे आपकी टीबी के निदान की प्राथमिक जांच क्या हो जाएगा? तो टीबी के निदान की प्राथमिक जो जांच है ये स्पुटम टेस्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की पहली खुराक कब दी जाती है? जन्म पर 6 माह, 9 माह, 12 माह। तो विटामिन ए की पहली खुराक कब दी जाती है? तो पहली खुराक दी जाती है 9 माह पर। कब? तो विटामिन ए की पहली खुराक कब दी जाती है? तो 9 माह। प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव की मात्रा कितनी मानी जाती है? 200 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml। तो प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव की मात्रा कितनी मानी जाती है? प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव की मात्रा कितनी मानी जाती है? तो 500 ml हो जाएगा। कितना होगा? तो 500 ml। अगला है,
कुपोषण का सबसे विश्वसनीय सूचक है ऊंचाई, वजन, बीमारी, एमयूएसी। तो कुपोषण का सबसे विश्वसनीय जो सूचक है, सही उत्तर इसका हो जाएगा कितना, तो एमयूएसी होगा। क्या, तो एमयूएसी। अगला है, गर्भ में शिशु की हृदय गति सामान्यता होती है 80 से 100, 100 से 120, 120 से 60, 160 या फिर 160 से 180। तो गर्भ में शिशु की हृदय गति सामान्यता कितनी होती है? गर्भ में शिशु की हृदय गति सामान्यता जो होती है 120 से 60 होती है। कितनी? तो गर्भ में शिशु की हृदय गति सामान्यता 120 से 160 होती है। जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, पोषण, परिवार नियोजन। तो जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? तो बताएंगे आप, जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? तो ये संस्थागत प्रसव से। किससे? तो संस्थागत प्रसव से संबंधित है। मलेरिया फैलाने वाला मच्छर है क्यूलेक्स, एडीज, एनाफ्लीज। बताएंगे आपकी मलेरिया फैलाने वाला मच्छर, सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या, तो एनाफ्लीज है मलेरिया फैलाने वाला जो मच्छर हो जाएगा, तो एनाफ्लीज। एडीज आप बताएंगे मानसूनिया, तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, तो बताएंगे आप मलेरिया फैलाने वाला मच्छर एनाफ्लीज हो जाएगा। अगला है, नवजात का सामान्य जन्म वजन होता है 2 केजी, 2.5 केजी, 3 केजी, 3.5 केजी। बताएंगे आपकी नवजात का सामान्य वजन कितना होता है? तो नवजात का सामान्य वजन होता है 2.5 केजी। कितना? तो 2.5 केजी राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, गलगंड या फिर पेलाग्रा। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से हो जाता है गलगंड। क्या होगा? तो गलगंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला है, परिवार नियोजन का अस्थायी साधन कौन सा? कंडोम, आईयूसीडी, नसबंदी गोलियां। तो परिवार नियोजन का अस्थायी साधन कौन सा है? परिवार नियोजन का अस्थायी साधन है नसबंदी। क्या? तो नसबंदी हो जाएगा। अगला है, प्रसव पीड़ा का हार्मोन है प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन। तो प्रसव पीड़ा का हार्मोन है, प्रसव पीड़ा का हार्मोन हो जाएगा क्या, तो याद रखेंगे ऑक्सीटोसिन होगा। प्रसव पीड़ा का हार्मोन हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, प्रसव पीड़ा का हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। टीबी के लिए डॉट्स का अर्थ है, टीबी के लिए डॉट्स का अर्थ क्या है, तो याद रखेंगे जो सही उत्तर होगा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स हो जाएगा। क्या? तो टीबी के लिए डॉट्स का अर्थ है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एएनएम का मुख्य कार्य क्या है? जिला अस्पताल, सीएससी, उपकेंद्र, मेडिकल कॉलेज। तो एएनएम का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या हो जाएगा? एएनएम का जो मुख्य कार्य क्षेत्र है, सही उत्तर इसका हो जाएगा उपकेंद्र। क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उपकेंद्र। शिशु मृत्यु दर किस आयु तक मापी जाती है? 6 माह, 9 माह, 1 वर्ष, 5 वर्ष। तो शिशु मृत्यु दर किस आयु तक मापी जाती है? शिशु मृत्यु दर किस आयु तक मापी जाती है? तो 1 वर्ष तक। कब? तो 1 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। गर्भावस्था में कैल्शियम कितने एमजी प्रतिदिन दिया जाता है? 500 एमजी, 600 एमजी, 800 एमजी, 1000 एमजी। तो गर्भावस्था में कैल्शियम कितने एमजी प्रतिदिन दिया जाता है? गर्भावस्था में कैल्शियम कितने एमजी प्रतिदिन दिया जाता है? तो 1000 एमजी। कितना होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 1000 एमजी। अगला है, ओआरएस घोल कितने समय में उपयोग करना चाहिए? 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे। ओआरएस घोल कितने समय में उपयोग करना चाहिए? तो बताएंगे आप, सही उत्तर हो जाएगा 48 घंटे। ओआरएस घोल कितने समय में उपयोग करना चाहिए? तो 24 घंटे। कितना? तो ओआरएस घोल कितने समय में उपयोग करना चाहिए? तो ओआरएस घोल कितने समय उपयोग करना चाहिए? सही उत्तर हो जाएगा 24 घंटे। अगला है, जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य वर्ष 2025, 30, 47, 50। तो जनसंख्या स्थिरीकरण का जो लक्ष्य वर्ष है कितना है? तो सही उत्तर जो इसका हो जाएगा 2030 तक। कब तक? तो जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य वर्ष 2030 हो जाएगा। एचआईवी की पुष्टि जांच एलिसा, रैपिड टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट या फिर सीबीसी। तो एचआईवी की पुष्टि जांच है क्या? तो एचआईवी की पुष्टि जांच जो हो जाएगा क्या होगा? तो एचआईवी की पुष्टि जांच आप बताएंगे, सही उत्तर क्या होगा? तो बताएंगे आप कि एचआईवी की पुष्टि के लिए जांच हो जाएगा वेस्टर्न ब्लॉट। क्या? तो वेस्टर्न ब्लॉट इसका राइट आंसर होगा। सुरक्षित प्रसव का सबसे अच्छा तरीका घर पर झोला छाप, संस्थागत या फिर अकेले। तो सही उत्तर हो जाएगा संस्थागत। आप लोग सुरक्षित रहें, तो सुरक्षित प्रसव का सबसे अच्छा तरीका संस्थागत होगा। अगला प्रश्न है,
पल्स पोलियो कार्यक्रम किस रोग से संबंधित है? खसरा, पोलियो, डिप्थीरिया, टेटनस। तो पल्स पोलियो कार्यक्रम किस रोग से संबंधित है? पल्स पोलियो कार्यक्रम संबंधित है पोलियो से। किससे संबंधित है? तो पोलियो से। अगला प्रश्न है, एएनएम प्रशिक्षण अवधि होती है 1 वर्ष, 18 माह, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो एएनएम प्रशिक्षण अवधि कितनी होती है? एएनएम प्रशिक्षण अवधि होती है कितनी? तो 2 वर्ष। कितनी? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। अगला प्रश्न है, शिशु में पहला पूरक आहार कब शुरू किया जाता है? 3 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह। तो शिशु में पहला पूरक आहार कब शुरू किया जाता है? शिशु में पहला पूरक आहार शुरू किया जाता है 6 माह पर। कब? तो 6 माह राइट आंसर होगा। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय आपको पता है, कई बार बताया है, डब्ल्यूएचओ का जो मुख्यालय है जिनेवा में है। कब, कहां है? तो जिनेवा में है। सुरक्षित गर्भपात अधिनियम कब लागू हुआ? 1961, 1971, 81 या फिर 91? तो सुरक्षित गर्भपात अधिनियम कब लागू हुआ? सुरक्षित गर्भपात अधिनियम कब लागू हुआ? 1971 में। कब? तो सुरक्षित गर्भपात अधिनियम कब लागू हुआ? 1971 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीबी का जीवाणु है, तो टीबी का जो जीवाणु है ये कौन सा है? तो ये माइकोबैक्टीरियम है। क्या है? तो माइकोबैक्टीरियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। टीबी का जीवाणु तो माइकोबैक्टीरियम हो जाएगा। नवजात का पहला टीका कौन सा है? ओपीवी, 0, बीसीजी, हेल्पवी या फिर सभी? तो बताएंगे नवजात का पहला टीका कौन सा है? नवजात का पहला टीका हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? तो सभी होगा। अगला है, महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजना। तो महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसव की सामान्य अवधि होती है, तो प्रसव की सामान्य अवधि 6 से 8 घंटे, 8 से 10 घंटे, 10 से 12 घंटे, 12 से 18 घंटे। तो प्रसव की सामान्य अवधि कितनी होती है? तो प्रसव की सामान्य अवधि होती है 12 से 18 घंटे। कितनी? तो प्रसव की सामान्य अवधि 12 से 18 घंटे। गर्भावस्था की पुष्टि के लिए हार्मोन है FSH, HCG, एस्ट्रोजन। तो गर्भावस्था की पुष्टि के लिए जो हार्मोन है ये कौन सा है? तो याद रखेंगे गर्भावस्था की पुष्टि के लिए हार्मोन। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है, 50 नंबर जो प्रश्न है आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर कल की वीडियो में इसका आंसर हम बताएंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना। और 51 नंबर से जो प्रश्न है ये कल हम देखेंगे, कल की वीडियो में 51 से 100 तक, आज 50 प्रश्नों तक कंप्लीट करवा दिया। ये जो पीडीएफ है 200 नंबरों की कितनी है? तो 200 प्रश्नों की। इन सभी को आपको देखना, डेली आपको 4 दिन लगातार हमारे साथ जुड़ना है, फिर आपको एग्जाम देने जाना है। बहुत ही फायदा होगा आपको। तो इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।